छत्तीसगढ़। जब भी हम इस राज्य के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? घने जंगल, आदिवासी संस्कृति या फिर खनिज संपदा? इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ बहुत ही जबरदस्त तथ्यों को एक कहानी की तरह समझेंगे, जो हमें इसके इतिहास और प्राकृतिक खजाने की गहराई तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का रोड मैप एकदम क्लियर है। हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहला, प्राचीन और सांस्कृतिक विरासत। दूसरा, प्रशासन और ब्रिटिश काल। तीसरा, स्वतंत्रता संग्राम। और आखिरी में यहाँ का भूगोल और प्राकृतिक खजाना। तो आइए सबसे पहले कदम रखते हैं हमारे पहले सेक्शन में, प्राचीन और सांस्कृतिक विरासत। अगर हम सीधे रामायण काल में चलें तो उस समय दक्षिण कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, ऋग्वेद में इस क्षेत्र का कोई जिक्र ही नहीं मिलता, जो अपने आप में एक मिस्ट्री है। और हाँ, महान कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में थे। ये छोटी छोटी बातें इस राज्य की ऐतिहासिक नींव को बहुत मजबूती से खड़ा करती हैं। अब जरा यहाँ के शानदार प्राचीन मंदिरों को देखिए। कवर्धा जिले का मड़वा महल, जिसे दूल्हा देव मंदिर भी कहते हैं, अपनी डिजाइन के लिए मशहूर है। और अगर आप बस्तर जिले के गढ़धनोरा की तरफ जाएं तो वहां का प्राचीन विष्णु मंदिर आपको इस क्षेत्र के गहरे धार्मिक इतिहास की एक झलक दिखा देगा। लेकिन कोई भी संस्कृति उसके लोक संगीत के बिना तो अधूरी है ना? यहाँ आता है ददरिया। इसे लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ये कोई आम गाना नहीं है, बल्कि इसे खास तौर पर खेतों में फसल बोते समय गाया जाता है। मतलब मेहनत और सुरों का एकदम बेहतरीन तालमेल। और जब बात खेती से आगे बढ़कर शादी ब्याह और जश्नों की हो तो भड़ौनी गीत का नाम सबसे ऊपर आता है। ये एक बेहद जरूरी पारंपरिक लोक गीत है, जो खास तौर पर विवाह समारोहों में रंग जमाने के लिए गाया जाता है। इन सभी सांस्कृतिक रंगों के केंद्र में आखिर कौन है? वो है यहाँ का गोंड समुदाय। गोंड जनजाति को छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजातीय कम्युनिटी होने का गौरव हासिल है। और सच कहूं तो इस क्षेत्र की पूरी कला और संस्कृति को आकार देने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, प्रशासन और ब्रिटिश काल। सत्ता कैसे बदली, इसे याद रखना बहुत ही आसान है। इस दौर के बिल्कुल शुरुआत में थे प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर, और इस पूरे प्रशासनिक युग का अंत हुआ अंतिम सूबेदार यादव राव दिवाकर के साथ। शुरुआत और अंत दोनों नाम एकदम स्पष्ट हैं। एक बात और, अंग्रेजों के पूरी तरह से कब्जा जमाने से पहले ही यहाँ विदेशी मेहमान आने लगे थे, जैसे कि मशहूर यात्री कोलब्रुक। वो केशव गोविंद के शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ आए थे। उस समय के कूटनीतिक माहौल की ये एक छोटी लेकिन बहुत अहम झलक है। और फिर एंट्री होती है ब्रिटिश कंट्रोल की। 1818 में सबसे पहले ब्रिटिश अधीक्षक बनकर आए कैप्टन एडमंड, और उनके ठीक बाद बागडोर संभाली दूसरे अधीक्षक कैप्टन एग्न्यू ने। बस यहीं से ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी जड़ें मजबूती से जमाना शुरू कर दिया था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1818 में कैप्टन एडमंड आते हैं, फिर सीधे 1857 जब रायपुर में पहला पोस्ट ऑफिस खुलता है, जिसके पोस्टमास्टर थे स्मिथ। लेकिन 1857 सिर्फ पोस्ट ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि एक काले दिन के लिए भी याद किया जाता है, जब वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई। और फिर कई दशकों बाद 1947 में सरदार पटेल के आगमन के साथ ये सफर एक नए आज़ाद भारत की सुबह तक पहुंचता है। प्रशासन की बात हो गई तो हमारा तीसरा हिस्सा अपने आप सामने आ जाता है, स्वतंत्रता संग्राम और विद्रोह। जाहिर है, जब बाहरी लोग प्रशासन बदलेंगे तो लोग चुप तो बैठेंगे नहीं, विरोध होना ही था। यही तारापुर विद्रोह का नाम आता है, जिसका बहुत ही उग्र और निडर नेतृत्व किया था लालगंज सिंह ने। ये लोकल लीडरशिप और आज़ादी की आग का एक बेहतरीन उदाहरण था। और इसी आज़ादी की लड़ाई में एक नंबर इस क्षेत्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नंबर 10 दिसंबर 1857। ये वो दिन था जब वीर नारायण सिंह जी को फांसी दी गई। उनका ये सर्वोच्च बलिदान इस पूरी क्रांति का एक ऐसा क्षण है जिसे कोई नहीं भूल सकता। अब 10 से थोड़ा आगे चलते हैं, एक और बेहद खास नंबर पर, 15। आज़ादी के ठीक बाद का समय, 15 दिसंबर 1947। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब लौह पुरुष सरदार पटेल का यहाँ आगमन हुआ और आज़ाद भारत के साथ इस क्षेत्र के पूरी तरह जुड़ने का रास्ता एकदम साफ हो गया। इतिहास की बहुत बातें हो गई, अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, भूगोल और प्राकृतिक संपदा।
राजाओं और विद्रोहों से हटकर अगर हम यहाँ की जमीन को देखें तो एक सीधा सा सवाल दिमाग में आता है। आखिर वो कौन सी चीज है जो यहाँ की मिट्टी को उसका वो मशहूर लाल रंग देती है? कोई अंदाजा है? जवाब बिल्कुल सिंपल सी केमिस्ट्री है, फेरिक ऑक्साइड। जी हाँ, इसी की मौजूदगी इस पूरी जमीन को लाल रंग में रंग देती है। और ये सिर्फ एक रंग नहीं है, इसी मिट्टी ने उस खेती को जीवन दिया है जिसके लिए हमने थोड़ी देर पहले ददरिया गीत के बारे में बात की थी। और जानते हैं इस लाल मिट्टी के नीचे क्या छिपा है? खजाना। गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील में एलेक्जेंड्राइट जैसे बेहद दुर्लभ खनिजों के भंडार हैं। मतलब इस जगह का सिर्फ इतिहास ही नहीं, इसका भूगोल भी करोड़ों का है। इस खनिज से भरी जमीन को जीवन देने का काम करती हैं यहाँ की नदियां। तांदुला नदी को ही ले लीजिए, जिसका आधिकारिक उद्गम स्थल कांकेर जिले में है। ये नदियां सदियों से यहाँ के भूगोल और लोगों की लाइफलाइन रही हैं। और इस पूरे भौगोलिक सफर को हम एक ऐसे प्राकृतिक चमत्कार पर खत्म करेंगे जो सच में आपको हैरान कर देगा। इंद्रावती नदी पर बना चित्रकूट जलप्रपात, इसे पूरे शान से भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इसका बहाव और इसकी खूबसूरती लिटरली देखने लायक है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई एक जगह अपने अंदर इतना बड़ा इतिहास समेटे हुए हैं, जहां ऋग्वेद के समय की मिस्ट्री है, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत है और लाल मिट्टी के नीचे छिपे बेशकीमती पत्थर हैं, तो न जाने और कितने अनसुने रहस्य आज भी इन जंगलों में छिपे होंगे। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको छत्तीसगढ़ को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका मिला होगा। सीखते रहिए और नई चीजें एक्सप्लोर करते रहिए।